हेलो हाय एवरीवन, अपेक्स साइंस जोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। मैं अंकित। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मार्क्स 100% दिलाएगा ही दिलाएगा मार्क्स। तो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। आज जो हमारी क्लास है वह न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आखिरकार हम और आप कैसे करते हैं डाइजेशन, या हमारी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को कैसे डाइजेस्ट करती है। हमने अमीबा के बारे में तो देखा कि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जहां पे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है ही नहीं, लेकिन हमारे आप में क्या है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिससे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारी आपकी बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है। हमारे आप में कैसे होता है न्यूट्रिशन। जनरली हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड को हम लोग इनटेक करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और हमें आपको एनर्जी मिलती है। इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बात है ह्यूमन बींग्स का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, इनमें डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसे यदि हम लोग डिवाइड करें तो मेजर तरीके से आप पाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेन पार्ट हो सकते हैं। एक हमारा हो सकता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम लोग जीआई ट्रैक भी कहते हैं। हम लोग इसको जीआई ट्रैक भी कहते हैं, जीआई ट्रैक। दूसरा हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल की बात है, ह्यूमन बींग्स में एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और वहीं दूसरी तरफ डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यानी आपकी बॉडी में एक ऐसा कैनाल है जिसमें पूरी तरीके से फूड का डाइजेशन होता है। सारा कहानी तो यार डाइजेशन का ही तो है, सारा कहानी तो फूड का है, सारा कहानी तो रोटी का है, सारा कहानी तो एनर्जी का है। तो आखिरकार एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। आपकी बॉडी में हम कहें माउथ से लेकर एनस तक जितने सारे ग्लैंड हैं या जितने सारे आपके आर्गन हैं, ये सारे आर्गन एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। जैसे हम कह लें, पहला आपका माउथ हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा फेरिंग्स और तीसरा आपका हो जाएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फोर्थ नंबर पे स्टमक। स्टमक के बाद फिफ्थ नंबर पे आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्स नंबर पे हमारा आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और सेवन नंबर पे हमारा आ जाएगा रेक्टम एंड एनस। ये आपके हैं। तो आप कह सकते हैं कि माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम और एनस है। ये सभी जो है मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आता है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का वह कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री का जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है। लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो आप जानते रहिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका है इसकी सबसे अधिक लंबाई होती है, लॉन्गेस्ट होता है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी है इसमें, कि जब ह्यूमन बींग्स लिविंग होता है, नोट करके सो रखिएगा माइंड में, जब ह्यूमन बींग्स, इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, जब आदमी लिविंग रहता है, लिविंग रहता है तो लिविंग के टाइम पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 4.5 मीटर होती है। लेकिन जब ऑटोप्सी होती है, ऑटोप्सी
देखो बेटा, ऑटोप्सी क्या है? ऑटोप्सी मतलब होता है जब आदमी की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है आदमी की, उस कंडीशन पे ऑटोप्सी की जाती है। इसे बोलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी फॉर ऑब्टेनिंग द रीजन हाउ द पर्सन गेट डेथ। यानी व्यक्ति की डेथ कैसे हुई है, व्यक्ति की डेथ जो है पता करने के लिए ऑटोप्सी की जाती है। और उस ऑटोप्सी के टाइम पे जो लेंथ होती है वह आपका 6 मीटर होता है। क्या होता है? 6 मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दूसरा हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो हम लोग मेजर बात करें ग्लैंड्स की, तो मेजर ग्लैंड्स में आपके आ जाते हैं, एक तो हमारा आता है सिलावरी ग्लैंड, सिलावरी ग्लैंड, और दूसरा आपका आ जाता है लीवर, और तीसरा आपका आ जाता है पेनक्रियास। पेनक्रियास, तो सिलावरी ग्लैंड है, फिर आपका लीवर है, फिर आपका पेनक्रियास है। तो ये हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। और ये हमारे है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग कुछ और ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करना चाहे। इसमें हमारा आ जाएगा टीथ, और हमारा आ जाएगा टंग। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकलता है कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं फूड के डाइजेशन में। तो आप स्क्रीनशॉट इसको लेना चाहें आप ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूं। आइए अब हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे किस तरीके से फूड हमारा इंटर करता है, माउथ में कैसे आता है, फेरिंग्स में कैसे पहुंचता है, फिर इसोफेगस में, फिर स्टमक, स्मॉल, लार्ज, देन रेक्टम एंड एनस। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डायग्राम के थ्रू हम लोग देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये माउथ रीजन है। ठीक है, फूड हमारा कहाँ पे आएगा? माउथ में आएगा। माउथ से जाएगा आपका नीचे, यहाँ पे फेरिंग्स नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ पे आपका इस रीजन में क्या होता है? फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स, माउथ रीजन में हमारा ग्लैंड सिलावरी ग्लैंड है, फिर हमारा फेरिंग्स है, फिर हमारा ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस दोनों तरफ लिखा जाता है, इस लिखो चाहे ओस लिखो। फिर हमारा इधर स्टमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन एनस। यही है ऑर्गन, यही है आपका जो है एलिमेंट्री कैनाल। ग्लैंड्स की बात कर लें तो यहाँ पे हमारा पहला ग्लैंड्स ए हो जाता है, और दूसरा हमारा ये लीवर हो जाता है। इसके अलावा तीसरा हमारा पेनक्रियास हो जाता है। तो ये हमारे तीनों मेजर जो है ग्लैंड है जो फूड के डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से माउथ से फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं किस तरीके से फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। हमारा पहला एलिमेंट्री का पार्ट जिसे हम लोग माउथ कहते हैं, एलिमेंट्री का पहला पार्ट जिसे हम लोग माउथ कहते हैं। माउथ की बात कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं, जब फूड को इनटेक करते हैं तो फूड सबसे पहले हमारा माउथ में ही आता है। ठीक है, माउथ के जस्ट ऊपर ये हमारा लिप है ना। यदि आप अपना लिप खोल दीजिए तो हमेशा आपका दांत सामने दिखेगा, और ऐसा लगे कि मानिए आप हर्ष में हंस रहे हैं। सोचो ना, एक लिप ही तो है जो हर्ष में बचाती है, प्रिवेंट करती है कि आप हंस रहे हैं या नहीं हंस रहे। तो लिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो माउथ में आप देखेंगे दो बातें हैं हमारी यहाँ पे, दो चीजें हैं। एक तो माउथ के अंदर क्या है? टीथ है। दूसरा क्या है? टंग। ओके, टीथ और टंग, बड़ी दोस्ती है भाई टीथ और टंग में, है ना। लेकिन कोई किसी पे हमला नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। टीथ और टंग दोनों में बड़ी दोस्ती है, लेकिन कोई किसी पे हमला नहीं करता। दोस्ती है तो हमला किस बात का, है ना। तो ये आपका टीथ। अब टीथ में भी आप देखेंगे और टाइप आता है आपका। एक होता है इंसीजर, इंसीजर। दूसरा आपका है
कैनाइन, और तीसरा आपका है प्री मोलर, और नेक्स्ट हमारा है मोलर। यानी आपका जो टीथ है, ये टीथ के 4 पार्ट होते हैं। इनसीजर होता है बेटा, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर, ये 4 पार्ट है। अब दूसरी जो बात है, यहाँ टंग को भी मैं डिस्कस करता हूं इसके बाद। अब बात करूं टीथ में और क्या है। हमने देखा कि टीथ हमारे 4 टाइप्स के हैं, यानी टीथ एक जैसे नहीं है। तो ऐसे टीथ को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोडॉन्ट। ऐसे टीथ को हम लोग बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट बोलते हैं, हेट्रोडॉन्ट। ये टर्म आप जानते रहिएगा। ओके, दूसरी जो इसमें और बात है टीथ को लेकर, ये टीथ हमारी आपकी लाइफ में 2 बार आते हैं। ओके, जिससे हम लोग कहते हैं डाइफियोडॉन्ट। डाइफियोडॉन्ट कहते हैं। ओके, और आप जानते हैं डाइफियोडॉन्ट दैट मीन्स कौन कौन से आपके टीथ आएंगे? एक आपका आता है मिल्की टीथ, मिल्की टीथ, और दूसरा आपका आता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। अब आप सोचिए, मिल्की टीथ है ना, यानी कि अब मिल्क वाला, क्योंकि जब आप बचपन में छोटे होते हैं तो डेफिनेटली आपका न्यूट्रिशन या आपका न्यूट्रिएंट हमेशा मिल्क ही होता है, तो इसलिए उसको मिल्की टीथ कहते हैं और मिल्क जैसा दिखता भी है। ओके, और इसके बाद जब एडल्टहुड कंडीशन आने लगती है चाइल्डहुड के बाद, तो यही मिल्क टीथ हट जाता है और वहां पे परमानेंट टीथ अपना स्थान ले लेती है। ये आपका है। और मैंने कहा कि आपका टीथ जो होता है वह गम से जुड़ा होता है। गम, जिंदगी वाला गम नहीं, गम दैट मीन्स मसूड़ा। ओके, तो मसूड़े से जुड़ा हुआ है, गम से जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं थीकोडॉन। थीकोडॉन। ओके, ये आपका है थीकोडॉन। तो हमने 3 चीजें समझा यहाँ पे। एक समझा टीथ के कितने टाइप होते हैं, इसलिए इसको हम लोग हेटरोडोंट बोलते हैं। टीथ जुड़ा होता है हमारे गम से, थीकोडोंट। एंड टीथ लाइफ में 2 बार आता है, तो इसको हम लोग डाइफियोडोंट कहते हैं, दैट इज मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ। और इसका जो मिल का फार्मूला है ना, जो फार्मूला है टीथ का, वो आपका होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। इसको आप जो है ऐड कर लेंगे पहले, तो ऊपर से हमारा 8 आ जाएगा, नीचे भी हमारा 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल आपके 32 आ जाते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टीथ का फंक्शन क्या है? टीथ हमारी आपकी बॉडी में मैकेनिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है। मैकेनिकल फंक्शन दैट मीन्स टीयरिंग है, चीविंग है, ग्राइंडिंग है, ये सारा फंक्शन आपके टीथ का है। इस वजह से फूड कंप्लीटली क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग जो है अबाउट द टंग। टंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टंग क्या होता है? जीभ, है ना। वैसे आप लोग जानते होंगे टंग का फंक्शन क्या है। बड़े बढ़िया आइटम जब लेते हैं घर का तो कम अच्छा लगता है, लेकिन बाहर का आइटम, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, आनंद ही आनंद है ना। कभी कोई कुछ क्या होता है देख कर भी सलाइवा निकल रहा है क्या, तो आनंद वाली चीजें है। टंग का बहुत बड़ा रोल है हमारी आपकी लाइफ में। अब जो टंग है, टंग कैसा है? मस्कुलर है। कैसा है? मस्कुलर है। ओके, अब इस टंग में क्या होते हैं? टेस्ट बड होता है। टेस्ट बड होता है ना। अब यही टेस्ट बड जो होते हैं ये हमें आपको बताते हैं कि कौन सा टेस्ट किस तरीके से है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग में टीथ को क्लीन करते हैं, क्लीन करते हैं।
अब क्लीन करते हैं तो टंग को ऐसा खींचते हैं इस तरीके से, पूरा दम लगा, इससे लगता है मानो पूरा पॉल्यूशन जो है टंग पर ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक क्या मारे पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे खींचेंगे टेस्ट बड हुआ फट जाता है, फट जाएगा, ब्लीडिंग भी होती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्मूथली जेंटली हमें क्लीन करना चाहिए टेस्ट बड। अब नेक्स्ट जो है बात इसमें आती है कि माउथ के अंदर, जब हम बात करें माउथ के अंदर और क्या होता है, माउथ के अंदर हमारा ग्लैंड है जिसका नाम है सिलाइवरी ग्लैंड। सिलाइवरी ग्लैंड। अब हमने कहा कि माउथ के अंदर हमारा ग्लैंड कौन सा है, सिलाइवरी ग्लैंड है। हम कहते हैं माउथ के अंदर हमारा ग्लैंड हो गया और हमारा क्या हो गया, टीथ हो गया। क्या हो गया, टीथ। और जब हम फूड को गेन करते हैं, जब फूड को हम लोग इंटेक करते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन। क्या कहते हैं, इंजेशन का। दूसरा हमारा स्टेप जो होता है वो आपका है डाइजेशन। डाइजेशन। और तीसरा जो स्टेप हमारा है वो है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो कि हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा में भी, ये सारे स्टेप होते हैं। फिर हमारा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद हमारा है इजेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये हमारे 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप है जो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें काम क्या है, मैकेनिकल फंक्शन। आपके फूड को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करने वाला कोई बाहुबली है तो आपका माउथ में प्रेजेंट टीथ है। सिलाइवरी ग्लैंड जो है वह क्या रिलीज करेगी, सिलाइवा। क्या करेगी, सिलाइवा करेगी। ठीक है। अब सिलाइवा के अंदर हमारा एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन या सिलाइवरी एमाइलीज। सिलाइवरी एमाइलीज। ये टाइलिन या सिलाइवरी एमाइलीज का पीएच देखें तो 6.8 होता है इसका पीएच। यानी ये क्या है आपका एसिडिक है। तो अब क्या होगा कि ये जो माउथ है, इस माउथ में जो आपका सिलाइवा रिलीज हुआ है इस ग्लैंड के द्वारा, ये क्या करेगा, यदि फूड में स्टार्च है यानी कार्बोहाइड्रेट है, उस स्टार्च को ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। क्या करेगा, ब्रेक करेगा। स्टार्च को ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। इसमें माल्टोज में, इसमें माल्टोज में। और माल्टोज से क्या होगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, लेकिन पार्शियली होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो आपके माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होती है। और सबसे पहले यही जो आपका स्टार्च है, यही स्टार्च आपका माल्टोज में ब्रेक होगा, माल्टोज से आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। यानी ये आपका होता है पॉलीसेक्राइड, ये आपके हो जाते हैं डाइसेक्राइड, ये आपके हो जाते हैं मोनोसेक्राइड। ओके। तो डाइजेशन की प्रक्रिया अब स्टार्ट है आपका, अभी देख लीजिए। दूसरी जो बात है हम लोगों की, इसके बाद हम लोग बात करें, यानी इस माउथ रीजन में अब यहां का फंक्शन स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग आगे बात करें तो आगे जो प्रक्रिया हम लोगों की है वो आपकी होगी फेरिंग्स की। फेरिंग्स। देखो फेरिंग्स क्या है, एक आपका कॉमन डक्ट है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन डक्ट है। फेरिंग्स आपका कॉमन डक्ट है जिसके थ्रू फूड फूड वाटर एयर सभी की सप्लाई होती है। और फेरिंग्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसका नाम है ईसोफेगस। क्या है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस हमारा है फूड पाइप। क्या है, फूड पाइप है। अब देखिए दो बातें यहां पर हैं। एक तो हमारा हम कह लेते हैं कि ये हमारा जो है आपका फेरिंग्स है। यही फेरिंग्स आगे चलकर आपका ये फूड पाइप और विंड पाइप, हम कह लेते हैं ये हमारा विंड पाइप है, विंड पाइप। और ये हमारा क्या है, फूड पाइप। फूड पाइप। ठीक है, मान लेते हैं। तो यहां पे आपका है फेरिंग्स।
देखिए, होता ना भाई, आप फूड भी गेन कर रहे हैं, एयर भी गेन कर रहे हैं, कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप बढ़िया फ्राइड दाल है, चावल है, आज की सब्जी है, आप खा रहे हैं, अचानक कोई हंसा दिया आपको बीच में, तो हंसते हैं, कभी कभी क्या होता है आपके नाक से फूड पार्टिकल्स बाहर आता है, कभी चावल का टुकड़ा बाहर आता है, कभी ऐसा होता है। तो ऐसा ना हो, इसे बचाने के लिए जो आपकी विंड पाइप है, इस विंड पाइप के ऊपर एक लेयर होती है, इसका नाम है ईपीग्लॉटिस। ईपीग्लॉटिस, यही एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करती है कोई फूड पार्टिकल्स या कोई मॉलिक्यूल्स जो है विंड पाइप में ना जा सके। तो फायरिंग से जो आपकी फूड है, ये फायरिंग से आपका जो फूड है वह धीरे धीरे आपकी फूड पाइप में आता है, जिसका नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस। अब देखिए, ये ईसोफेगस है, हमने कहा ईसोफेगस आपकी फूड पाइप है। अब आप सोचिए, आखिरकार एक बंदर जो लटका हुआ होता है तब भी फूड खाता रहता है ना। कभी कभी हम आप लोग क्या होते हैं, बेड पे लेटे होते हैं, चिप्स खाते रहते हैं, सोए हैं, तब जरा सोचो, क्या ऐसी कोई पाइप है, खाना का धड़क से अंदर चला गया? नहीं, ऐसी पाइप होती कंप्लीट इस तरीके से, तो आप जब खड़े रहते हैं या प्रॉपर बैठे रहते तभी आपका फूड अंदर जाता। लेकिन ऐसा नहीं, आप चाहे लेटे रहिए, चाहे उल्टे लटके रहिए बंदरों की तरह, तब पर भी आप फूड खाएंगे तो आपके स्टमक में जाएगा। तो जाता कैसे? आप देखिए, इसके अंदर आपके जो है ना मस्कुलर लाइनिंग होती है इसके अंदर, और यहाँ पे होता क्या है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इस मूवमेंट्स में होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जैसे अपने केचुआ अर्थवर्म देखा हो, अर्थवर्म हल्का सा खिंचता है, फैलता है, खिंचता है, फैलता है, खिंचता फैलता है, इस तरीके से खिंचता फैलता है, और उसकी बॉडी क्या होती है, आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही ये जो आपका फूड पाइप है, इस फूड पाइप में ये मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट में जो है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होती है। एक बार मेम्ब्रेन क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, इस तरीके से कोई फूड पार्टिकल इसके अंदर आया है, वह फूड पार्टिकल धीरे 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 क्या होता है, डाउन साइड पहुंचता है, और फाइनली ये पहुंच जाता है हमारे आपके स्टमक के अंदर। अब नेक्स्ट बातें हैं, स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टमक के अंदर, स्टमक जो आपका जे शेप में होता है, स्टमक एक आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी स्टमक के अंदर आपके फूड का डाइजेशन का दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा। अब हम कहते हैं स्टमक जो होती है, इसके अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक आप शायद नहीं जानते होंगे, आज आप जान लीजिए कि जिस तरीके से मिलियंस नंबर में आपके होते हैं एल्वियोली, आपके होते हैं नेफ्रॉन, ऐसे ही 35 मिलियन, 35 मिलियन आपका होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 मिलियन आपका क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो स्टमक की वॉल में पाई जाती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे 3 टाइप्स के मटेरियल्स को रिलीज करती है, जिसका नाम है म्यूकस। म्यूकस। दूसरा आपका है पेप्सिनोजन, और तीसरा आपका है एचसीएल। म्यूकस, पेप्सिनोजन, एचसीएल। वन बाय वन हम इसके फंक्शन को समझते हैं। अब स्टमक है, स्टमक है, और स्टमक के अंदर यदि आपका एचसीएल रिलीज हो रहा है, जरा सोचो, स्टमक की वॉल खराब कर सकता है भाई। यदि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक
में कार्बोनिक एसिड होती है। आप कोल्ड ड्रिंक को गिरा दीजिए, आप देखेंगे कि वो एरिया हल्का क्लीन हो जाएगा। आप सोचो ये सीएल आपके हाथ में हल्का गिर जाए, पूरे हाथ की ऐसी तैसी कर देगा। यदि ये सीएल हमारे आपके स्टमक में है तो स्टमक कैसे बचता है इसके अंदर? तो स्टमक की, जिसे मैं कहता हूँ स्टमक की वॉल है, ये जो इनर वॉल है स्टमक की, ये कोटेड होती है। ये क्या होती है? कोटेड होती है। ये आपका होती है कोटेड, किससे? म्यूकस मेम्ब्रेन से। म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होती है? कोटेड होती है। इस वजह से एचसीएल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है स्टमक की वॉल में। दूसरा हमारा है पेप्सिनोजन। ये जो पेप्सिनोजन होता है ना स्टार्टिंग से, ये इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। लेकिन जब पेप्सिनोजन की दोस्ती होती है एचसीएल से, ये एक्टिवेट हो जाता है और बनाता है पेप्सिन। क्या बनाता है? पेप्सिन। तुरंत पेप्सिन बना। अब पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देगा अमीनो एसिड में। इसमें कर देगा अमीनो एसिड में, यानी सिंपल मॉलिक्यूल में कर देगा। तो होता नहीं है कि आप बहुत शांत बैठे हैं, बहुत दुखी बैठे हैं, लेकिन आपका दोस्त कोई ऐसा आ जाए, शरारती आपका दोस्त हो, ठीक है, आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक मुस्कान आ जाए, मेरा दोस्त आ गया, हटाओ सारे टेंशन की तरफ, दोस्त आ गया है, छोड़ो बाकी चीजें बाद में देखते हैं। ऐसे है, ये बेचारा पेप्सिनोजन सुस्त बना पड़ा है। लेकिन जैसे ही पेप्सिनोजन की दोस्ती एचसीएल से है, हेलो दोस्त एचसीएल, देखो जरा सा, एचसीएल जैसे दोस्ती करता है तुरंत आपका ये इसका रूप बदल जाता है, ये पेप्सिन बन जाता है और तुरंत क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है एमिनो एसिड में। तो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट में आपने देखा, स्टार्ट जो हुई है वो आपका माउथ से, फिर कहाँ हुआ है? आपका स्टमक के अंदर। अब अगली जो प्रोसेस होगी डाइजेशन की, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इसमें होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पूरी कहानी जो है कंप्लीट तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की ही होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब सोचिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल को स्मॉल क्यों कहा गया, लार्ज को लार्ज क्यों कहा गया? वो स्मॉल को स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ना, जिसकी विड्थ है, ये कम होती है, लेकिन इसकी लंबाई अधिक होती है। ये लंबा है, इसका जो 6 मीटर होता है। जब ऑटोप्सी होती है, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी के दौरान ये 6 मीटर होता है, लेकिन एक लिविंग बॉडी में, लिविंग बॉडी में ये 4.5 मीटर का होता है। ये आप जानते रहिए, अंतर है, डिफरेंस है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? क्वाइल्ड होता है। क्या होता है? क्वाइल्ड होता है। इस वजह से ये छोटे से एरिया में कॉम्पैक्ट हो जाता है, सिचुएट रहता है। अब हम कहते हैं, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? पूरा आएगा। पहले हम जानते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका डोडेनम, 3 पार्ट होते हैं। दूसरा इसका होता है जेजुनम, और तीसरा इसका होता है इलियम। क्या होता है? इलियम होता है। अब समझिए, स्टमक में जब डाइजेशन हो जाती है, डाइजेशन हो जाने के बाद स्टमक से जो फूड है, ये फूड आपका आएगा डोडेनम में। लेकिन कैसे आएगा? यहाँ एक वाल्व होती है, एक वाल्व होती है जिसका नाम है स्फिंक्टर वाल्व। स्फिंक्टर वाल्व क्या है? स्फिंक्टर वाल्व है। ये जो आपका स्फिंक्टर वाल्व है, यही वाल्व क्या करता है? जब खुलता है तो स्टमक से ये वाल्व क्या हो गई? खुली, इस तरीके से खुल गई, पहले बंद थी, खुल गई, तो क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट डोडेनम है, इसमें फूड क्या करेगा? एंटर करेगा। ओके, अब इसे आप टोटी खोलते हैं, टोटी खोलें। अब पानी ज्यादा खोलना है, कम खोलना है, टोटी से कंट्रोल हो जाएगा। एक टोटी टाइप का वाल्व है, इसको हम लोग स्पिंडर वाल्व कहते हैं। ये वाल्व धीरे से खुलता है, धीरे धीरे खुलता है,
और फूड पार्टिकल जो स्टमक में डाइजेस्ट हो चुके हैं वो थोड़े थोड़े अमाउंट में डोडेनम में आएंगे। कहाँ आएंगे? डोडेनम में आएंगे। क्लियर? ये हमारा तीनों पार्ट हो गया। अब आपको देखना है डाइजेशन एक्चुअल में होता कैसे है। अब आपके पास जो है दो ग्लैंड हैं, आपको याद होगा। एक हमारा ग्लैंड है जिसका नाम है लीवर, और दूसरा जो हमारा ग्लैंड है हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने कहा कि आपके पास दो ग्लैंड है, एक हमारा है लीवर और दूसरा हमारा है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज है। देखो लीवर क्या है? हमारा ग्लैंड है, ठीक है। और लीवर रिलीज करती है बाइल जूस एंड बाइल। बाइल जूस क्या करती है? जो फूड स्टमक में है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में है, उस फूड को क्या करती है? एल्कलाइन मीडियम में चेंज करती है, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करती है। पहला। बाइल साल्ट क्या करता है? लार्ज मॉलिक्यूल जो है, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट, फैट इन्हें क्या करता है? स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देता है। स्मॉल मॉलिक्यूल ब्रेक करता है, या तो कहते हैं इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड ऑफ फैट। क्लियर? ये आपके लीवर का फंक्शन है। ये लीवर जब सिक्रीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसका फंक्शन ये होगा कि सबसे पहले बाइल जूस रिलीज करेगी और बाइल साल्ट स्टमक के अंदर, यदि जब तक ये बाइल जूस के माध्यम से फूड को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट नहीं कर देती है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट नहीं करेगी, तब तक डाइजेशन नहीं होगा। नो डाइजेशन। ओके। लेकिन बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगी तो यहां पे आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा जो बाइल साल्ट है, इसका काम क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है फैट के, उन्हें क्या करेगा? स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक करेगा। इतना काम सबसे पहले किसका होगा? लीवर का। देखो लीवर का फंक्शन बहुत सारा है, कभी आपको बताएंगे डिटेल में अबाउट द लीवर। पहले जानते हैं यहाँ पे जो इसका बेसिक फंक्शन है। दूसरा हमारा है पेंक्रियाज, इससे हम लोग और क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फंक्शन करता है एक्सोक्राइन की तरह और इंडोक्राइन की तरह। अब पेंक्रियाज क्या करेगा? ये रिलीज करेगा पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगा। पेंक्रियाटिक जूस, तो जूस नहीं और ऑरेंज वाला जूस है ना, और अलग अलग जो जूस, खजूर का जूस, बनाना का जूस, जितना भर का दूध जूस होता है अलग अलग फ्रूट्स का, उसके जूस की बात नहीं करें। इसके पास स्पेशल जूस है जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। इसके पास जो है आपका एमाइलेज है, एमाइलेज। फिर इसके पास और क्या है? लाइपेज। इसके पास और क्या है? ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन है। अब आप देखिए, अभी तक जो आपके फूड का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था माउथ में, स्टमक में, वो आपका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इसीलिए कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये एक ऐसा साइट है जहां पे आने के बाद फूड कंप्लीटली जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ जो एमाइलेज है ये क्या करेगा? स्टार्च को फिर से ब्रेक कर देगा, इसमें ग्लूकोज में। फिर जो आपका लाइपेज है ये इमल्सिफाइड फैट को क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड फैट को ये आपका ब्रेक कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और जो आपका ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक कर देगा अमीनो एसिड में। इस तरीके से आपके फूड का
कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एमाइलेज ब्रेक कर देगा स्टार्च को ग्लूकोज में, और लाइपेज ब्रेक कर देगा इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ट्रिप्सिन ब्रेक कर देगा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को पेप्टोन्स और एमिनो एसिड में। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे आपके लीवर और यहाँ पे आपके पेंक्रियास, इन दोनों का एक्शन होता है, और इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन हो जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा। डाइजेशन हो गया, हमने कहा कि इस तरीके से हम इसको बनाते हैं आपका लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पे आपका बन जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके अंदर आपके इस तरीके से फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से। ये जो हमारे स्ट्रक्चर बने होते हैं इसके अंदर, ये इस तरीके से, ये हमारे सारे स्ट्रक्चर कहलाते हैं माइक्रोविलाई। इन्हें बोलते हैं माइक्रोविलाई या माइक्रोविली बोलते हैं। जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उस डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कौन करते हैं? माइक्रोविलाई। ये क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा। ये एब्जॉर्प्शन करता है डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन है वो माइक्रोविलाई करता है। अब यही से जो आपका फूड है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट है, ये आपके ब्लड में इंटर करेगा और सर्कुलेट हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा, और तब जाके रेस्पिरेशन होगी और आपको एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, जिसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। इसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अगला हमारा आता है उसका है नाम लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप सोचिए इसका फंक्शन क्या है। अब जब ये फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर केवल एक ही फंक्शन है बच्चों। वो फंक्शन आपका है कि यदि इस जो है फूड आइटम में एक्स्ट्रा वाटर है, एक्सेस वाटर है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होगा? एक्सेस वाटर को, एक्सेस वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट आपका आएगा यहाँ रेक्टम में। कहाँ आएगा? रेक्टम में आएगा, और रेक्टम से ये आपका है एनस। क्या है? एनस है। फिर रेक्टम में आने के बाद यहाँ एनस से क्या होगा? ये रिमूव हो जाएगा वेस्ट मटेरियल, जिसे हम लोग इजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इजेशन कहेंगे। थोड़ी सी राइटिंग सही कर लेता हूं आपके लिए। ये हमारा है इजेशन, इजेशन है। तो कंप्लीट तरीके से ये आपका रहा डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर। इससे हमारे आपके बॉडी में फूड इंटर करता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन इसी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होती है। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको और बताते हैं। यहाँ पे यही रीजन में आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। ये है आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स देखो, अपेंडिक्स का पहले बहुत रोल था, पहले बहुत रोल था। यानी कच्चा पदार्थ जो हम लोग खाते थे उसके डाइजेशन में इसका बड़ा रोल था। लेकिन अब हम लोग मोस्टली जो है जो फूड आइटम लेते हैं उसे हम कुक करते हैं, पका के खाते हैं, इनका रोल अब नहीं है। इसलिए केवल वर्मी फॉर्म में बचे हैं, यानी रिमेनिंग पार्ट में बचे हैं, इसका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल है इसमें इंटर कर जाता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, और यदि प्रॉपर ठीक नहीं हो पाया इसकी सर्जरी करके इसको निकाल देते हैं। इसे बोलते हैं भी अपेंडिक्स का इनका सर्जरी हुआ है, जिसका कोई रोल नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से कंप्लीट आपका फूड का डाइजेशन हमारी आपकी बॉडी में होता है।
अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।